13 है ना, 13 कौन सा है? 12 है। हुसैन कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 12। भाई 1 मिनट सुनो मेरी बात जरा। ये 11वां पूरा हो गया था क्या? इसमें WDV मेथड, ब्लॉक ऑफ एसेट बता दी थी कल। हाँ ये तो हो गया था। इनफ्लो आउटफ्लो मैंने निकाल के भेज दिया था, और क्या बोलते, बस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना था। क्या नतीजा निकला? इनको लेनी चाहिए नहीं कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। करा था तुम लोगों ने, बस ये इन लोगों ने करा था। तूने करा था? अगर झूठ बोला है ना बेटा, नहीं यकीन है, यकीन तेरे पे तो है, तेरे पे तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ये क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये क्वेश्चन दिमाग पे छाप छोड़ देने वाला क्वेश्चन है। इस बुक को अगर अपन आगे से देखें तो अपन ने, अरे सुनो यार, अपन ने किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया। देखो शुरुआत के क्वेश्चनों में अपन ने देखा कि भैया ए वाली मशीन लेनी चाहिए, बी वाली लेनी चाहिए, तो इस तरह के तो इलस्ट्रेशन भी देखे थे अपन ने। फिर अपन ने देखा, फिर वही कि एल्यूमिनियम का वो स्केलेट वगैरह बनाना था, एक्सपेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक डिसीजन लिया हमने। फिर हमने लिया कि भैया नई मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, 5वें क्वेश्चन में कुछ। फिर वही एक्स और वाई का डिसीजन मेकिंग था। एक हॉस्पिटल को भैया अपने ऑपरेशंस बाहर चलाने चाहिए या सर्विस लेनी चाहिए, ये सब तरह के क्वेश्चन देखे अपन ने। फिर अपन ने देखा कि भैया एक कोई प्रोजेक्ट है जिससे 8 साल तक अपन रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ले कि ना ले वो मशीन को, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। फिर अपन ने क्वेश्चन देखे कि भाई वेस्ट को प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब हर तरह की डिसीजन मेकिंग हमें इस चैप्टर से सीखने को मिल रही है, हर तरीके की। 2 क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। एक तो ये अलग है थोड़ा, एक 14th आएगा, वो तुम्हें ये डिसीजन मेकिंग करवाएगा कि चाय हमें खुद बनानी चाहिए कि बाहर से लेनी चाहिए। बनानी चाहिए। ये डिस्कशन अभी थोड़े टाइम पहले हमारा भी चला था कि भाई ये चाय हम लोग यहाँ विनोद जी से मंगाते हैं, उनसे ले के एक चाय या कॉफ़ी का मशीन लगा दे इधर, ठीक है? तो अभी लगाएंगे मई के बाद, ठीक है? तो सुनो तो अब वो ये भी डिसीजन लगवाएगा कि भाई मशीन से चाय बनाएगी जो आ रही है 10 रुपये प्लेट या 10 रुपये कप आने दे। चैप्टर का रेलेवेंस देखो आपके। अब इतने तरह के क्वेश्चन करवाने के बाद, इतने 30-32 क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का आ जाए तो आपका दिमाग खुला रहना चाहिए। जितने क्वेश्चन शीट में डाले ये करें तो 50 क्वेश्चन तो हो जाएंगे इस चैप्टर के। अब 50 के बाद भी अगर कोई 51वां क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का आए तो मैं मान के चलता हूँ कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों को अब इस चैप्टर का समझ आ जाना चाहिए कि देखो ये किस तरीके से मूव करता है, किसको इनफ्लो मानना है और किसको आउटफ्लो मानना है, डिस्काउंटिंग करने में क्या है, मेथड लगाने में क्या है। एक बार इनफ्लो आउटफ्लो आ गए, डिवाइड कर दोगे पीआई आ जाएगा, माइनस कर दोगे एनपीवी आ जाएगा। 2 ही मेथड सबसे ज़्यादा है। और डिवाइड कर दोगे तो पेबैक पीरियड भी आ सकता है, पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड वाला भी है, और आईआरआर है। तो वो मेथडों से हटकर, मेथड तो अब ऐसे लगेंगे बचकाने, जैसे मैंने डे 1 पे बोला था कि एफएम इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में हमें चाहिए इनफ्लो और आउटफ्लो। तो अब ये चैप्टर हमें सिखा क्या रहे हैं कि किस चीज़ को इनफ्लो माने, किस चीज़ को आउटफ्लो माने। ये बराबर से अब तुम्हें आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो तुम 12। एक कंपनी है अपनी एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस करना चाहती है और टू स्पेंड ऑन मनी ऑन ओवरहोलिंग, मतलब या तो नहीं ले ले या उसको वो रिपेयर करवा ले। इसके कोई टैक्सेस नहीं लगते, पाप कटा। रिप्लेसमेंट जो है वो 90,000 का पड़ेगा इनको। जो मशीन की कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी? ये न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी इनको? और इसका एनुअल मेंटेनेंस कितना पड़ेगा आपको? 10,000। और ये मशीन 8 साल चलेगी। कितने साल चलेगी? 8 साल। 8 साल बाद इसकी सैलवेज वैल्यू 20,000 होगी, ठीक है भाई। तो इसका एनुअल मेंटेनेंस लिख देता हूँ यहाँ पे 10,000, एनुअल मेंटेनेंस 10,000, और इसकी सैलवेज वैल्यू, सुन रहे हो मेरे बच्चों,
अब एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। अब अगर हम, ये तो नई मशीन की बात हुई, न्यू, अगर एग्जिस्टिंग मशीन को देखें अपन, तो एग्जिस्टिंग मशीन के 4 साल का डेटा दे रखा है। पहले साल में उसका मेंटेनेंस 10 लगेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, समझ रही है ना। मैं जैसे जैसे तू बूढ़ी होती जाएगी मेकअप का खर्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है, अभी थोड़ी करेगी, बाद में तो करेगी ना। हाँ, तेरे को ज़रूरत भी नहीं है इसको मैं कैसे लूँ? अब जैसे लेना है ले ले। तो पहले साल में आपका मेंटेनेंस लगेगा 10, फिर 20, फिर 30 और फिर, देखो पुरानी मशीन है तो मेंटेनेंस ज़्यादा ही लगेगा। ये नई मशीन है तो इसमें फ्लैट लग रहा है 10-10 हज़ार का, लेकिन उसमें पूरा 10 नहीं, वो घिसाई में पहले साल में 10, फिर 20, जैसे चलाते जाओगे गाड़ी की तरह ही है, और सेल्वेज वैल्यू कम होता जा रहा होगा उसका। अभी अभी हाथों हाथ बेच दो, अगर ये नई लेकर पुरानी बेच दो तो देखो ये 90 की है और 40 में बिक जाएगी है, तो 50 ही जेब से लगेंगे, 40 में वो बिक रही है अभी हाथों हाथ। 1 साल बाद 25, फिर 15, फिर 10 और फिर तो दुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्काउंटिंग करनी है 15% से, कितने से? अब आप क्वेश्चन को सर क्या है इसमें इतना, आपने क्यों इसको कहा है कि ये डिफिकल्ट है, डेटा भी कम है इसमें। तो इसमें ये पूछा गया है व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, अंडरलाइन करिएगा। इसमें हमें ये बताना है कि हम इस मशीन को कब रिप्लेस करें। वैसे तो हम ये करते हैं कि डिस्काउंटिंग करते हैं, एनपीवी पॉजिटिव आती है तो खरीद लेते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते। यहाँ पे ये अगर बोल रहा है कि कब रिप्लेस करें, मतलब ये मानस तो बना चुका है, रिप्लेस करना है इसको। अब आप बताओ पहले साल में करें, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में? चौथे में तो करनी पड़ेगी क्योंकि 4 के बाद उसकी लाइफ नहीं है, और ये तो 8 साल की है, ठीक है। तो अगले 4 साल अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन 8 साल काम करने वाला है तो 4 साल ही ये मशीन मुझे देगी, उसके बाद अगले 4 साल तो मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन अब पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कि अभी हाथों हाथ कब रिप्लेस करूँ। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी इस क्वेश्चन को देख करके? हाउ विल वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन? एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन में हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो का पूरा टेबल वेबल बना लेते हैं और हमें कड़ी मिल जाती है, इसमें कड़ी कैसे मिलेगी? हाउ विल यू स्टार्ट? 2 मिनट में तुम्हें सोचने के देना चाहूँगा सिर्फ इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, पॉज कर दे 2 मिनट। अब मेरी बात को समझो। सबसे पहले इसके इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है, सब आउटफ्लो ही आउटफ्लो है। अगर तुम सेल्वेज वैल्यू को इनफ्लो मानो भी तो बस एक इनफ्लो है सेल्वेज वैल्यू, वो भी कब है कि अगर मैं पहले साल में बेच रहा हूँ तो वो, फिर दूसरे में बेच रहा हूँ तो अलग अलग केस हो गया, क्योंकि मैं पहले में बेचूंगा तो फिर मैं दूसरे, तीसरे, चौथे में थोड़ी बेचूंगा, तो पहले का ही इनफ्लो लूँगा और पहले का ही आउटफ्लो लूँगा और पहले से ही जज कर लूँगा। और प्लस अगर मैं अभी के मेंटेनेंस को सेल्वेज वैल्यू से कंपेयर भी करूँ तो वो तो मुझे अभी के रिजल्ट बताएगा। ये मशीन के साथ भी तो कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं लेनी है कि नहीं लेनी। जैसे आज अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज अगर मैं इसका बेचूं तो सेल्वेज वैल्यू 40 आएगा और मेंटेनेंस लगाऊं तो 10 लगेगा, तो नेट मेरी जेब में 30 बचेंगे, ठीक है, 30 बचेंगे मेरी जेब में। फिर ऐसे ही अगले साल करूँगा तो 25 ही बचेंगे, और उसके अगले साल करूँगा, प्लीज़ मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, 25 ही बचेंगे, और उसके अगले साल करूँगा तो 15 ही बचेंगे। तो इन दैट केस अभी 30, 25 और फिर 15, तो बच्चा ही बता देगा कि अभी बेचो ना सर 30 बच रहे हैं। फिर इन सब में ये नई मशीन का कहाँ रोल आया? नई मशीन का कहाँ रोल आया कि अब ये जो 30 बचेंगे तो नई मशीन लूँगा तो उसमें भी तो पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसमें जो पैसे लग रहे हैं वो 2 प्रकार के पैसे हैं। एक तो एनुअल मेंटेनेंस के 10 जो 8 सालों में लगेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और 90 जो अभी हाथों हाथ लग रहे हैं वो भी कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी नई मशीन की कॉस्ट है ना, अपफ्रंट वाली और ईयरली वाली, सब मिलाकर उसकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वलाइज एनवीपी से निकालेंगे, इक्वलाइज कर लेंगे उसे। कैसे इक्वलाइज करेंगे? पहले देखते जाना मैं कैसे कर रहा हूं इसको सॉल्व, ठीक है। कैसे इक्वलाइज करेंगे? पहले लो तुम कॉस्ट ऑफ मशीन जो लग रही है तुम्हारी 90, फिर इसमें तुम ऐड करो मेंटेनेंस जो वैसे तो तुम्हारा 10,000 लग रहा है, लेकिन 8 साल में क्योंकि आपकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 15%, तो 15% ले लो 8 साल का, कितना 4.4873।
40। अब देखा जाए तो वैसे 10,000 8 साल में 80 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू देखो उसकी तो 80 नहीं है, वो कितने हैं, सिर्फ 44 ही है। कितने हैं? 44। ये 2 पैसे तो ये लग गए। अब ये 8 साल में जो लगेगा वो है, ये आज लगेगा वो है, लेकिन 8 साल बाद ये स्क्रैप भी जाएगी इसकी, तो वो माइनस भी कर दूं मैं, तो लेस स्क्रैप वैल्यू। लेकिन इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8 साल का लेना, 8वें साल का, 8 साल का नहीं, 8वें साल का। 0.3269 कितना है? 653 अब ये हटा दूं तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या आ गया ये? कितना आया? 335। ये आ गया। ये 8 साल में पैसे लगने वाले हैं। अब इसको मैं 8 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड कर दूं, 4.4873 जो इक्वलाइज एनपीवी में करते हैं, तो ये क्या मेरा एनुअल कैश फ्लो आ गया, एनुअल कैश आउटफ्लो, सॉरी एनुअल कैश आउटफ्लो। कितना आएगा ये? 28,600। तो क्या होगा कि अब जब मैं इंडिविजुअली उसके अभी जो मेंटेनेंस और सैल्वेज है उसको मैं इस 28,600 से कंपेयर कर पाऊंगा। जिस भी साल में मुझे ये 28,600 से पैसा ज्यादा मिल रहा है, ये 28,600 की रिकवरी के बाद भी पैसा बच रहा है और ज्यादा बच रहा है, मैं उस साल में रिप्लेस कर दूंगा। और अगर चारों ही साल में नहीं बचा, नेगेटिव ही गया, ठीक है, तो मुझे अभी के अभी रिप्लेस करनी चाहिए। एक बार वापस सुनना, मैंने क्या क्या करा, क्या क्या बोला, क्या कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में अप्रोच क्यों चेंज हुई ये भी समझो, क्वेश्चन सब क्वेश्चनों से अलग क्यों है ये भी समझो। इस क्वेश्चन में पहले तो एग्जिस्टिंग मशीन और न्यू मशीन का बेस सेम नहीं है, ये चल रही है 4 और ये चल रही है 8। जब बेस सेम नहीं होते, लाइफ सेम नहीं होती, तो वहां पे इक्वलाइज एनपीवी काम आती है, ये हमने पढ़ा है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में कोई इनफ्लो भी नहीं है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करके कंपेयर कर लूँ कि एनपीवी कहाँ ज़्यादा आ रही है। और तीसरी बात, इसमें ये पूछा भी नहीं है कि एनपीवी निकालो या कुछ, इसमें पूछा गया है किस साल में मुझे मशीन को रिप्लेस करना चाहिए, अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद के 4 साल बाद। पहले इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना। चौथी बात, अगर मैं इस क्वेश्चन में अभी नई मशीन की बात को छोड़ दूँ, सिर्फ पुरानी मशीन के हिसाब से चलूँ, तो मेरा काम कितना सा रह जाएगा? इनफ्लो तो है ही नहीं, तो अगर आज बेचूँ तो सैलवेज इतनी है, मेंटेनेंस इतनी है, नेट कर लूँ तो इतना बच रहा है। 1 साल बाद बेचूँ तो सैलवेज इतनी है, मेंटेनेंस इतना है, नेट कर लूँ तो इतना बच रहा है। तीसरे साल, चौथे साल, अब जिस साल में ज़्यादा बच रहा है उस साल में बेच दो, क्योंकि उस साल में ज़्यादा बच रहा है। लेकिन फिर उस केस में मैंने इसको तो कंसीडर ही नहीं किया कि इसको लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं उसको बेच दूंगा और नई ले आऊँगा तो ये नई फ्री में आएगी क्या? क्योंकि बिना मशीन के काम थोड़ी होगा। आज मेरा डिसीजन ये निकला कि 1 साल बाद बेच दो, क्योंकि 1 साल बाद मेरे 30,000 रुपये ज़्यादा बच रहे हैं, तो मैंने 1 साल बाद बेच दी। 2, 3 साल, 4 साल नहीं रुका, 1 साल बाद ही बेच दी। 30,000 रुपये बच गए, मैंने बचा लिए 30,000 रुपये। अब क्या करूँ? मशीन कहाँ है मेरे हाथ में? वो तो बेच दी मैंने। अब नई लेने जाऊँगा तो नई लेने जाऊँगा और वो पड़ी मेरे को कितने की? 90 की। ओए बेवकूफ़ आदमी, 30,000 रुपये बचाने के चक्कर में 90 की मशीन लिया, गधा साला। तो मैं बोला, अबे भाई 90 की मशीन थोड़ी लाया हूँ, अभी तो 10,000 मेंटेनेंस की भी लगी, और गधा साला, बेवकूफ़, जाहिल। 30,000 रुपये बचाने के चक्कर में लाख रुपए पानी में डाला है। लाख रुपए थोड़ी भाई, 10-10 हज़ार तो 8 साल तक लगेंगे। 80 और 90, 1,70,000 और गधा साला, 30,000 रुपये बचाने के चक्कर में इतने बेवकूफ़ों जैसे डिसीजन ले ली। मैं कहा ठंड काट, ये पैसे 8 सालों में लगेंगे तो अपन इसको इक्वलाइज कर लेते, कितने लगेंगे। अब अगर वो जो इक्वलाइज करके लग रहे हैं 28,600 और मैं तेरे अभी 30 बचा रहा हूँ, तो लगेंगे 28,600, 30 तेरे मैंने आज बचा लिए। अब तो इसको 1 साल बाद बेचता तो 25 ही बचते, फिर 2 साल बाद बेचता तो 20 ही बचते, 3 साल बाद बेचता तो 10 ही बचते। तो इन दैट केस तू आज ही बेच दे इसको भाई, देख तेरे मैंने ज़्यादा बचवा लिए, ठीक है, क्योंकि मशीन तो तेरे को लेनी है। और अगर उल्टी सिनारियो बैठ गया, आज बेचता तो 25 बच रहे, 1 साल बाद बेचता तो 30 बचेंगे, 2 साल बाद बेचता तो 40 बचेंगे, 4 साल बाद बेचता तो 80 बचेंगे, ठीक है। ऐसा होगा नहीं कभी, क्योंकि इतनी कॉमन सेंस तो हमारे अंदर है। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है जितना उसको रखूंगा उतना सैल्वेज वैल्यू तो कम होता जा रहा है और मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है। तो मरे भी इसका डिसीजन ये आ ही नहीं सकता कि बाद के सालों में बेचो। 100% क्या आएगा इसका डिसीजन कि पहले के सालों में बेचो। लेकिन वो डिसीजन में डायरेक्टली नहीं ले सकता, इसको भी कंसीडर करना, नहीं तो वो गधे वाली बात आ जाएगी।
कि तू 30,000 के चक्कर में 90,000 फूक के आ गया। और मैं उसको समझाऊंगा कि मैं 90 नहीं फूका हूँ, फूका तो मैंने बहुत ज़्यादा है, लेकिन 8 सालों में उसको तू इक्वलाइज करेगा तो 28,600 तेरी ईयरली कॉस्ट आएगी। अब अगर तू ये 28,600 को कोप अप करके कुछ एक्स्ट्रा भी बचा सकता है तो तू उस साल में बेच दे, नहीं तो अभी बेच दे। अब डिसीजन लेंगे अपन सिनेरियो बनाकर। समझ में आया क्यों करा इसको ऐसे? तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये हो गई मेरी स्टेप 1। अब मेरी स्टेप 2। तो पहले तो लेते हैं नाउ और नेवर। अभी बेच दूं, अगर अभी बेच दूं तो सेल्वेज वैल्यू तो आएगी कितनी, और मेंटेनेंस अभी कुछ लग नहीं रही। लेकिन ये तो अपन को हमेशा इससे ही कंपेयर करना है 28,600 से। तो इसमें से मैं बता दूं, अगर इक्वलाइज एनपीवी वाला अमाउंट, इक्वलाइज एनुअल कैश आउटफ्लो हटा दूं मैं अभी वाला, तो वो है 28,600। तो आपकी जेब में 11,400 बचेंगे। अब किसी भी साल में अगर 11,400 से ज़्यादा बच गया तो उस साल में बेचना, कम बचा, ठीक है। अब ईयर 1 में अगर बेचूं मैं, ये हमारा सीन 1, सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 2, ईयर 1 में रिप्लेस करूं। कब रिप्लेस करूं तो क्या होगा, प्लीज़ इधर देखो। ईयर 1 में करूंगा तो मेरा नेट कैश फ्लो कितना आएगा, मैं ईयर 1 में करूंगा तो मेरे 25 तो सेल्वेज के आएंगे, लेकिन 10 मेंटेनेंस में चले भी जाएंगे। ऐसा ही होगा बच्चों। तो 25 में से अगर मैं 10 हटा दूं तो कितने बचे, 15। और वो 1 साल बाद होगा जो भी कुछ होगा। तो 1 साल का कितना है, 86। कितने बचेंगे, 043। और ये 28,600 जो इक्वलाइज है, इसको भी अगर 1 साल से कर लूँ, कितने हुए, इसकी भी डिस्काउंटिंग होगी। मुझे पता तुम लोग ये सोचोगे इसकी क्यों कर रहा हूँ। ये इक्वलाइज करके मैंने 1 साल में कितना दूंगा वो निकाला है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज नहीं बेचता, 1 साल बाद बेचूंगा, तो ये पैसा मुझे 1 साल बाद देना है, आज थोड़ी देना है। तो इसकी 28,600 की भी फिर डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि आज दूँ तो कितना लगेगा। ठीक है, बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ 2 मिनट। ये पहले करो, कितना आएगा, 11,810। 2853 ये माइनस करना, तो ये माइनस में आएगा अब 11,800 नुकसान है। अब ये नुकसान कैसे है, आज अगर 1 साल बाद बेचूंगा तो 25 आएंगे, लेकिन 10 लगेंगे भी सही मेंटेनेंस। 1 साल चलाऊंगा तो 10,000 रुपये लगेंगे, तो नेट तो 15 ही बचे, तो उसकी वैल्यू भी सिर्फ 13 ही हुई आज की तारीख में। और जो 28 लगने वाले हैं, ठीक है, वो 1 साल बाद लगेंगे। जो आज की भी ले लूँ उसकी वैल्यू, क्यों, तो 1 साल बाद लगेंगे, चलो तो आज की भी वैल्यू ले लूँ तो कितने लगेंगे, वो 24 लगेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो हमारे ये 11,800 नहीं यार, नहीं, सही है 28,600 की मत करो डिस्काउंटिंग, सही कह रहे हो। तो ये फ्लैट लो, क्योंकि ये हर साल लगने वाले हैं। 28,600 को फ्लैट लो, और इसको अब देखो 28,600 माइनस ये करो 15,557। अब इसको कैसे करा, इसको ऐसे करा कि अगर मैं 1 साल बाद बेचूं तो 25 आएंगे, 10 जाएंगे, 15 बचेंगे, लेकिन 15 1 साल बाद बचेंगे, तो आज की तारीख में वो हुए कितने, 13। लेकिन अगर मैं इक्वलाइज एनवीपी से चलूँ तो कितने लग रहे हैं मेरे, 28 लग भी रहे हैं। तो 28 लग तो रही है और बच रहे हैं 13, तो नेट जेब से कितने लगेंगे, 15। और यहाँ देखा जाए तो हाथों हाथ बेच दो तो कुछ लग नहीं रहे, 40 आ ही रहे हैं बस, और 28 तो लगने ही लगने, तो वो हटा भी दूँ तो नेट कितना बच रहा है, 11,400। तो आज बेचूँ कि 1 साल बाद बेचूँ, आज बेचूँ। अब ऐसे ही 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन अगर मैं करूँगा इसको 2 में, 3 में, तो करना निहायती बेवकूफ़ी है, क्योंकि दिखती हुई चीज़ है। अगले साल 2 साल का मेंटेनेंस लग जाएगा, 10 और 20, 2 साल अगर चलाऊँगा मैं, सुनो इधर, 2 साल चलाऊँगा तो 10,000 भी
लगेगा पहले साल का, और दूसरे साल में फिर 20 भी तो लगेगा, तो 10 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, तो 30 तो ऐसे ही हो गए। और सैलवेज कितनी हो गई? 25 नहीं बाउली, सैलवेज थोड़ी 2 बार मिलेगी, सैलवेज तो एक ही बार मिलेगी 25। और फिर उसकी डिस्काउंटिंग भी करूंगा अभी, तो डिस्काउंटिंग करने में तो और फिर छोटी हो जाएगी फिगर, तो और पिक्चर। फिर तीसरे साल में आऊँगा मैं, तो 10 भी लगेंगे, 20 भी लगेंगे, 30 भी लगेंगे, 60 तो ऐसे ही लग गए। डिस्काउंटिंग करके थोड़ा छोटा हो जाएगा। पहले साल को करूँगा 10 से, 10,000 को करूँगा पहले साल से, 20,000 को करूँगा दूसरे से, 30,000 को करूँगा तीसरे साल से। और तीसरे साल में मुझे जो सैलवेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 10,000 ही मिलेगी। फिर पिक्चर। और चौथे साल में तो अगर मैं रुक गया तो 10, 20, 30, 40 लग जाएंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इन ऑल केसेस अभी करने का आगे कोई सेंस नहीं निकलेगा। यहाँ अगर प्लस आ जाता तो आ जाता, यही माइनस है, तो अब दूसरे, तीसरे और चौथे साल में तो माइनस ही है। तो रिप्लेसमेंट इमीडिएटली आंसर आएगा, रिप्लेसमेंट इमीडिएट। ठीक है, अब एक बार तुम इसका आंसर देखो, कोई डाउट हो तो वो भी पूछो। 1 मिनट रुक जा बेटा, करिए इसने 28 की डिस्काउंटिंग, होनी नहीं चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। देखो इसने एक टेबल बनाई होगी, पहले 28,600 तक तो ये निकल गया, ये समझ में आई गया तुम लोगों को कैसे आया है। उसके बाद देखो एक टेबल बनाई है, रिप्लेस इमीडिएटली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। लेकिन ये इतनी टेबल बनाने का तुम्हें तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो थोड़ी सी भी अकल है अगर हमारे अंदर, मेंटेनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, सैलवेज वैल्यू गिरती हुई दिख रही है, तो इतने ऑप्टिमिस्टिक हम कैसे हो सकते हैं कि इनफ्लो प्लस आएगा? आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहले में अगर अभी हाथों हाथ भेज दोगे तो 40 आएंगे और 28,600 तो लग ही रहे हैं, तो 11,400 का तुम्हें सेविंग हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 11,832। ठीक है, इसने करी है डिस्काउंटिंग 28,600 की, पहली बार में पहले साल से करी है, दूसरी बार में दूसरे साल के फैक्टर से करी है। सिर्फ 28,600 पे नज़र रखना। तीसरे बार में तीसरे साल से करी है और चौथे बार में चौथे साल से करी है। अब वो कर तो रहा है ये, लेकिन एक चीज़, वैसे तो देखो अगर तुम 28,600 को भी छोड़ो तो भी इसका डिसीजन बिना 28,600 से भी लिया जा सकता है। क्लियर डिसीजन ही लेने की बात है तो, क्योंकि तुम 28,600 को जब डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो वो आउटफ्लो तो छोटा ही हो रहा है ना। वो आउटफ्लो क्या हो रहा है तुम्हारा? डिस्काउंटिंग करने से छोटा हो रहा है। ठीक है, तो मैं वो डबल माइंड है, मतलब मेरे को भी शुरू में लग रहा है 28,600 करना है, फिर मेरे को एकदम से लगा कि नहीं करना चाहिए, फिर अभी इसमें हो रहा है। मेरे दिमाग में कुछ आया था कि जिससे मुझे लगा कि शायद नहीं होना चाहिए। ये है, ये जो कैलकुलेशन करी है वो तो किस बेस पे करी है कि ये पैसा हाथों हाथ लगा है, ये पैसा हाथों हाथ नहीं लगा। तो ये जब लगा है आज की तारीख में वो लगेगा तो इतना लगेगा, और ये सब टोटल मिला के इतना हो रहा है, और ये 8 साल का पैसा है, डिवाइड करा तो 1 साल का पैसा इतना हुआ। यहाँ डिस्काउंटिंग करने का सिर्फ ये एक लॉजिक है कि पहले ये कि क्यों नहीं करना चाहिए, कि ये जो फैक्टर है, ये आउटफ्लो जो आया है वो डिस्काउंट करके ही आया है। मतलब हम लोगों ने एक तरीके से ओरिजिनल अमाउंट देखे तो हमारा कितना लगता, 10 8 जा 80 और 90, 1,70,000 लगते हैं हमारे। और 1,70,000 को अगर मैं डिवाइड करता 8 ईयर्स से, एवरेज, जैसे यहाँ भी एवरेज ही हुआ है, तो कितना होता? 1,70,000 डिवाइड बाई 8, अरे हाँ 1,70,000 में से 20 की सैलवेज हटाओ पहले, और 1.5 डिवाइड बाई 8 करो, 18,750 एवरेज करता। तो जब भी आप डिस्काउंटिंग करते हो तो फिगर तो छोटी होती है ना, तो ये तो और ज़्यादा आई 18 से भी, क्योंकि हमने ईयर से डिवाइड करा 8 से, और उसने 8 से डिवाइड नहीं किया, हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया था? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, क्योंकि ये भी प्रेजेंट वैल्यू थी, तो 8 साल का फैक्टर भी ये है, और डिवाइड करा तो ये आया 28,600। तो इसलिए वो 28,600 को वापस से
डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है ताकि वो आज की कीमत पे आ जाए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती कम, हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड किया तो वैल्यू आई ज़्यादा। अब जब उस ज़्यादा वाली वैल्यू को हम वापस डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी कम, मतलब 1 साल बाद की या 2 साल बाद की या 3 साल बाद की या 4 साल बाद, जो भी हमें पैसे लगने वाले हैं। और एक चीज़ और देखो तुम, अगर मैं ईयरली बेसिस पे इसको 28,600 से कंपेयर कर रहा हूं तो लगने वाले तो मेरे कुछ और ही है। अभी मैंने डिसीजन ले लिया कि मेरे को 1 साल बाद रिप्लेस करनी है, तो 28,600 तो कोई फिगर ही नहीं है, 90 देने मुझे, तो मशीन तो 90,000 की मिलेगी मुझे। ये 28,600 हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फिगर है जिससे हम ये डिसीजन ले पाए कि आज करें रिप्लेस, कि 1 साल बाद करें कि 2 साल बाद करें। क्योंकि अगर ये वाला कैलकुलेशन में ना करता तो सिर्फ सेल्वेज वैल्यू के आधार पे करता तो बुक से ओरली ही बता देता मैं कि कब रिप्लेस करनी है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर मैंने अभी इतना जो तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया, वो क्या समझाया कि अगर मेरे को एक बार ये पता चल गया कि सेल्वेज वैल्यू इस साल में ज़्यादा मिल रही है, मेंटेनेंस इस साल में कम लग रहा है, तो अभी के अभी रिप्लेस कर दो। अब रिप्लेस करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद मैं मशीन खरीदने जाऊँगा, जब खरीदने जाऊँगा तो वहाँ मुझे 90,000 रुपये देने, तो ये कैसे डिसाइड करूँ कि जो 90,000 दे रहा हूँ वो सही करा कि गलत करा। देने तो 90 ही इन ऑल केसेस, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, किसी भी साल में रिप्लेस करूँ 90 देने पड़ेंगे। लेकिन अब ये कैसे कि दूसरे साल में आया है ना तू, तो तूने सही करा, तीसरे साल में आता तो गलत होता तेरा डिसीजन, ये कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि हम ये जो पैसा 8 सालों में लगने वाला है इसको इक्वलाइज करा और उस पैसे को कंपेयर किया आज जो सेविंग हो रही है उससे। अगर आज सेविंग से ये पैसा ज़्यादा है, खुद 10-20 हज़ार भी बच सकते हैं, तो मशीन को आज ही रिप्लेस करो। और नहीं है कुछ उम्मीद कि 2-3 साल रखने के बाद भी कोई 10-20 हज़ार बचेंगे नहीं, उल्टे ज़्यादा ही लगेंगे, तो फिर हाथों हाथ ही रिप्लेस कर दो। और लग सकते हैं, बच सकते हैं, तो बाद में रिप्लेस करो। इसीलिए हमने ये वाला कैलकुलेशन किया है। लेकिन ये वाला कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो रियलिस्टिक नहीं है, ये अमाउंट तो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। ये अमाउंट हमें ना तो पे करना है ना कुछ करना है, पे तो हमें 90 करना है जब भी हम डिसीजन लेंगे, और उसके बाद पे हमें हर साल 10-10 हज़ार करने हैं जो हमारे मेंटेनेंस के लगेंगे। ये कोई फिगर नहीं है, लेकिन ये फिगर लेनी ज़रूरी थी ये देखने के लिए कि रिप्लेस अभी करना है कि कुछ सालों बाद करना है। समझ में आया ये इसमें? और डिस्काउंटिंग इसकी करो तुम भी, लेकिन फ़र्क कुछ पड़ ही नहीं रहा डिस्काउंटिंग करने या ना करने से। डिसीजन तो यहीं क्लियर हो गया कि ये प्लस आ गया, दूसरे साल में माइनस आ गया, तो तीसरे, चौथे, 5वें साल में भी वो माइनस ही आएगा। तो इतनी लंबी तो टेबल बनाना ही मत, 2 बनाना और उसके बाद कहना कि एज सेल्वेज वैल्यू जो है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रही है और मेंटेनेंस ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर हमारा जो आउटफ्लो है वो बढ़ता ही जाएगा, नेगेटिव ही होता जाएगा, तो हमें रिप्लेस आज ही कर लेना चाहिए। थोड़ा दिमाग अगर अपन लगाए तो इस क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करके आएंगे आगे की। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। और कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं 13 पे आता हूँ। 13 पे आओ। एक केमिकल कंपनी है, एक केमिकल कंपनी है जो अभी एक आउटसाइड फर्म को 1 रुपया पर गैलन वेस्ट को डिस्पोज करने का देती है। नॉर्मल कैपेसिटी में हमारा 50,000 गैलन का वेस्ट निकलता है। गैलन तो क्या पानी को नापने के लिए होता है ना? हाँ, गैस का होता है, ऑल लिक्विड्स के लिए होता है। पानी आता है ना लिक्विड में। अब तो 60,000 रुपये इन्होंने रिसर्च करा, 60,000 रुपये रिसर्च करा, और कंपनी डिस्कवर्ड दैट द वेस्ट कुड बी सोल्ड फॉर 10 पर गैलन इफ इट परसिस्ट फर्दर। अंडरलाइन करो इसको बच्चों। 60,000 रुपये इन्होंने कोई रिसर्च पे खर्च किए, और रिसर्च से पता चला कि 1 रुपया इनको वेस्ट का लगता है ना अभी डिस्पोज करने का। तो ये वेस्ट को अगर ये बेचे तो इनके पास उल्टे 10 रुपये आ सकते हैं, तो 11 हो जाएंगे इनके, हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे ना 11 यार। 10 आएंगे, 1 रुपया बचेगा। अरे भाई हाँ, तो सेविंग हो गई ना, वो 11 हो गए ना। अब छोड़ो 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 छोड़ो, अभी समझाऊंगा।
अरे भाई अभी मैं इस वेस्ट को डिस्पोज करता था, धीरे धीरे बोलता हूँ, तो 1 रुपया लगता था। रिसर्च करा तो पता चला कि इसको तो मैं आगे बेच सकता हूँ, ये कचरा नहीं है, ये तो कचरा सेठ है, ठीक है। तो अगर इसको मैं बेचूंगा तो 10 रुपया आ सकता है, तो 11 हो गए ना, ये 10 आ सकता है, 1 रुपया बच गया। यार तुम्हें छोटे बच्चों की तरह पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो 11 हो गए ये, लेकिन 60,000 रुपये रिसर्च में लगे हैं। ये हो गई तुम्हारी संक कॉस्ट। सबको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग में काम में, क्योंकि ये रिसर्च तो तुम कर चुके हो। अब भले तुम वेस्ट को आगे प्रोसेस करो या मत करो, ये 60,000 रुपये तुम्हें वापस मिलने ये नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। तो ये 60,000 रुपये हो गए तुम्हारे संक कॉस्ट। क्या हो गई? तो जब तुम यहाँ टेबल बनाओ ना, तो उसमें 60,000 को कंसीडर आगे। एस्टिमेटेड लाइफ ए मशीन, वो तो वही है कि कचरा बनाऊंगा, कोई ना कोई मशीन लेनी पड़ेगी, 6 लाख की मशीन आएगी, 10 साल है, और सेल्वेज वैल्यू 0 है। एडवर्टीजमेंट पे 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, बाकी सेलिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बाकी जो नया प्रोडक्ट है उसमें 5 रुपये वेरिएबल कॉस्ट के लगेंगे, 30,000 फिक्स, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं है। नो प्रोसेसिंग भी नहीं लगेगी, और टोटल वेस्ट जो है वो उसी साल में सेल हो जाएगा। अच्छा, इससे याद है क्या कवि कहना चाह रहे हैं? कल भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने, तो उसमें ये बोला था ना उसने कि इससे हमें 60,000 का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, फिर 1,65,000, तो उससे हमारा आउटफ्लो बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ती। तो इस लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी, क्योंकि वेस्ट तो वेस्ट है, तो उसमें ना तो कोई नया स्टॉक मेंटेन करना है, ना कोई नई कॉस्ट लगानी है। मतलब होले होले साइड में काम चलता रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मजाक में तुम पैसे भी कमा लोगे। तो बताओ मशीन खरीदे कि ना खरीदे? एस्टिमेट इंडिकेट करते हैं 50,000 गैलन आपका बिकेगा, वही 50,000 गैलन ऊपर है। इसको मेरे हिसाब से अपन कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। क्यों? मेरी तरफ देखो, इस क्वेश्चन में आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, सारी पर यूनिट में कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करूंगा टोटलिटी में आ जाएगी। मशीन 6 लाख रुपए की है, कंपेयर भी हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर हाथ में लो, जो बोलता जा रहा हूँ करते जाओ। पहले 50,000 गैलन है, सीधे 11 से कर लूँ इसको, 10 वो और 1 वो, 5,50,000 लेस करो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये, कितनी है, 2,50,000। फिर कुछ सेलिंग वेलिंग बताई थी इसने, फिक्स भी है 30,000। एडवर्टीजमेंट बताए थे ना 20, वो भी लो। फिर फिक्स भी बताए थे कितने, 30,000। फिक्स में डेप नहीं था, डेप हम लेंगे बाद में ऐड करेंगे। डेप सेल्वेज नहीं है, अब जो बचा 1,90 लेस टैक्स, टैक्स कितना है 50, 95, और डेप वापस से ऐड कर दो 60 का। एनुअल कैश इनफ्लो कितना, 1 मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने साल की है, 10 साल की है ना, दे रखा है वो, बहुत बड़े, कितना 5.777 इतना कैसे, हाँ ठीक है, 977 945 777 945, और वो मशीन 6 लाख रुपए की है, माइनस करो तो एनपीवी प्लस आ रही है। इनको वेस्ट को प्रोसेस करना, देख लो एक बार, चेक कर लो। हुसैन को क्या सबसे पहले चेक करता है, तुम्हारी एज टेस्ट कराओ, गई दुनियादारी तेल लेने, पहले चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आएगा नहीं, आएगा क्यों नहीं आएगा, सारे टफ ही आएंगे क्या। इसका भी फोटो लेगा, तू मर क्यों नहीं जाता। अरे ये इसने, 1 मिनट सॉल्यूशन देना, किसी का खुला हुआ हो तो 1 रुपए का ट्रीटमेंट देखना, 1 मिनट।
भाई इसने ये 1 रुपया अलग से ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दिखाया है आप सीधा ऊपर सेविंग में ऐड कर दो, सेविंग मानकर मतलब, ठीक है, तो भी बात वही पड़ेगी। उसने क्या करा है, ऊपर 1 रुपया अलग से लिया है, फिर वही टैक्स माइनस करा है और टैक्स के 25,000 रुपये। अब मैं यहाँ ऊपर ले लूँगा तो वो 50% टैक्स तो यहाँ भी माइनस हो ही जाएगा। बट फाइनल आंसर 1,55 ही उसका और हमारा भी 1,55। ले भाई चालू है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन। मनोरंजन लिमिटेड एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, ठीक है, तूफान एक्सप्रेस, और इसमें 200 एम्प्लॉई है टॉप मैनेजमेंट में, और कंपनी इनको चाय और कॉफ़ी पिलाती है। कंपनी जो है 3 बार चाय कॉफ़ी मंगाती है कितनी बार? चाय पीने का मन हो गया। 120 एम्प्लॉय तो है वो चाय लेते हैं तीनों बार, 40 एम्प्लॉय जो है कॉफ़ी लेते तीनों बार, और बाकी कितने बचे अब? 40, क्योंकि 200 है ना, तो 200 में से 120 और 40 160 गए, कितने बचे? 40 बचे। बाकी के जो 40 है वो सिर्फ चाय पीते हैं, और वो भी वंस इन अ डे, ठीक है। अब इसमें कौन 120 वाले एम्प्लॉय में आता है? तुम में से 120 वाले एम्प्लॉय में दिन में 3 बार कॉफ़ी कॉफी चाय, 3 में 120 वाले एम्प्लॉय में 2 जने आते तुम में से, बस 3 बार वाले, मैं भी 3 बार वाला। 40 जने ऐसे हैं जो 3 बार कॉफ़ी पीते हैं, इसमें कौन आता है? इसमें भी कोई नहीं आता। और 40 जने ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 1 ही बार चाय पीते हैं, इनमें कौन आता है? वो तुम तो सारे हॉलीवुड से हो, चाय नहीं पीते हो तुम लोग, तुम्हें इंडिया में रहने का ही हक नहीं है, और नहीं तो क्या बात है? ए यार, फिर तुम्हें तो मैं जॉब पे नहीं रखूँगा। चलो पैसा बचा नहीं रहे हो तुम, दूध मंगाओगे फिर, कुछ तो पीते होंगे। सीए में आके तो चाय से प्यार हो जाता है, बताओ। अभी सीए में आए नहीं है ना ये लोग ढंग से यार। अब फाइनल में आ जाएंगे ये लोग अच्छे से। थर्ड पार्टी जो है 10 रुपये चाय के लेती है और 15 रुपये कॉफ़ी के लेती है, इनकी ऐसी तैसी। अरे यार एक बात बताओ ये वो शानदार चीज़ आई दिमाग में, ये 200 दिन चलता है इनका चाय वाई, 200 दिन आती है, कह रहे 200 डेज इन अ 200 एम्प्लॉय नहीं, नीचे 200 दिन भी है, तो 165 दिन की छुट्टियाँ होती होगी इनकी, 365 में से ना, संडे वनडे और सिक लीव मिलाकर, ठीक है। अब जो भी है 200 दिन इनका चाय का खर्चा है, ये डिस्काउंट नहीं है करोगे तुम, मतलब रोज लग रहा है ना ये खर्चा, तो जो खर्चा अप्रैल में लगता है उसकी वैल्यू मार्च में कितनी होती, जो खर्चा मई में ऐसा थोड़ी होगा, सालाना ही लेते ना अपन लोग तो। लेकिन यहाँ पे सालाने की भी हिसाब से देखे तो सालाना तो लोगे आप, वो ईयरली बेसिस पे, लेकिन वो खर्चा दिन का है। पागल है क्या? कुछ भी नहीं करेंगे, वो साल का ही लेंगे, ठीक है। दिन की डिस्काउंटिंग करता थोड़ी सिखाया है तुम्हें मैंने अभी तक, ठीक है। चलो, ये ऊपर के पूरे पैराग्राफ से कवि ने हमें समझा दिया कि इनका चाय पे खर्च कितना होता है। अब तुम्हें पता है क्या होगा, अब मशीन लेंगे तो पहले ये आगे बढ़ने से पहले पलाश ऐसे मेमोराइज करके बता कि अब मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन में, तो तेरे हिसाब से क्या लिखा हुआ होना चाहिए, मशीन में क्या खर्चे होंगे? इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहेगी उसकी, उसके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट रहेगी, कॉफ़ी के डब्बे, चाय के डब्बे, दूध, शक्कर, अदरक, इलायची तुम्हारे ताऊ जी डालते उस मशीन में, हाँ मशीन लिए मम्मी थोड़ी ली है, हाँ, जो तुम्हें अदरक और इलायची वाली चाय पिलाएगी। चलो, बिजली भी लगेगी, ठीक है। सेविंग तो क्या होगी कि 10 रुपए का एक कप आता है, हाँ चलो, क्या कह रहा है? डिस्पोजल, हाँ, अबे मजाक नहीं कर रहे, लेगा सब ये,
अब देखो बच्चों पढ़ो। अब सब्सटेंशियल अमाउंट देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई कॉफ़ी मशीन लगा लेते हैं, लो टिक करो, 10 लाख की मशीन है, मेन चीज़ों को टिक करना, यूज़फुल लाइफ 5 साल है इसकी। 10 लाख की मशीन ने, वैसे ही मेरा तो दिल खट्टा हो गया, 10 लाख की तो मशीन ही आएगी, ठीक है। आगे उसके मेंटेनेंस के लगेंगे 75,000, टिक करो। मशीन में 500 यूनिट पर मंथ बिजली जलेगी, टिक करो। मैं बस मेन चीज़ों को टिक करवा रहा हूँ। उसमें 12 रुपये बिजली का आएगा, ठीक है। कॉफ़ी का पैकेट आता है 90 रुपये का एक, टी का पाउडर आता है 70 रुपये का एक। अच्छा, ये 90 और 70 में गिलास कितने बनेंगे वो भी तो देखने पड़ेंगे। अबे तुम 90 रुपये ले लोगे तो एक पैकेट में बन जाएगी वो। कुछ खल्लाशी तो दिन में 3 बार पी रहे हैं, ठीक है। शक्कर आएगी 50 रुपये किलो और दूध आएगा 50 रुपये लीटर। और वो पेपर का जो कप आएगा, ग्लास तुम्हारा, वो 20 पैसे का आएगा। क्या क्या देखना पड़ रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। आगे हर पैकेट में 200 कप बनेंगे भाई कॉफ़ी के। तो अब देख लो कितने पैकेट लगेंगे साल भर में। और हर पैकेट में टी के भी 200 कप बनेंगे। ये बढ़िया चीज़ है। हर कप में 10 ग्राम शुगर और 100 ml दूध डलता है। बचपन से मेरी मम्मी की एक कंप्लेन थी कि मैं अपनी खुद की चाय भी खुद नहीं बना सकता, इतना आलसी हूँ मैं, ठीक है। आज ये तो पता चल गया कि चाय कैसे बनती है। 10 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम दूध, नहीं 100 ml 100 ml। अरे क्या भी बोला तो सही, मशीन में डलता है क्या अदरक और ये सब, बाहुबली पिक्चर। डालो तुम अलग से, अदरक के भी लो पैसे। अब आगे इट एस्टीमेट, अगर इनका एस्टीमेट है कि कंजम्पशन जो है वो 20% और बढ़ जाएगा। ये तो पिक्चर बन गई, क्योंकि सामने कप रहेगा तो खल्लाशी 3 के 4 पिएंगे अब। तो जितना भी तुम्हारा वो आएगा एवरेज कंजम्पशन, उसमें 20% और ऐड करना। और पेपर कप जो है वो वेस्ट बहुत होते हैं, तो 10% पेपर की अलग से ऐड करना। मतलब पेपर की जो कॉस्टिंग है उसमें 10% और एक्स्ट्रा। भाई ये दिमाग में रखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कंपनी का टैक्स 25% है। ये कि चाय वाई पे कौन टैक्स लगाता है, ये टैक्स, इससे टैक्स क्या क्या करेंगे जब इसमें इतनी सारी चीज़ें थी तो इग्नोर टैक्स लिख सकता था ये, इसमें भी टैक्स लो। कंपनी काम क्या करती है, चाय पिलाने का। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग 12% का इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 साल के। सबसे हार्ड चीज़ तो दे ही देता है बेचारा ये, जिसमें हमें सबसे टाइम लगता है ना निकालने में। अब सुनो, शुरू करते इसको। दिमाग में पूरी पिक्चर बिठानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसको डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते। मेरी तरफ देखो, उससे पूरा बिठाने के बाद भी एक आध दो चीज़ कुछ भी मिस हो ही जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। फिर भी अच्छे से दिमाग में पिक्चर की तरह सोच के रखना। सेविंग तो एक ही है कि जो हमारे पैसे लग रहे थे वो सब बच जाएंगे अब, और बाकी सब कॉस्ट ही कॉस्ट है, तो कॉस्ट सारी लेस करते चलेंगे। इसमें टैक्स क्यों डाला है, टैक्स वैक्स तो क्या डलता है इसमें? टैक्स इसलिए डाला है कि वो जो चाय का खर्चा है वो नहीं करोगे तो वो टैक्स बेनिफिट हो गया, लेकिन जो नहीं ला रहे हो उस पर करोगे तो वो टैक्स एक्सपेंस हो गया। और जो मशीन ला रहे हो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है उस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए टैक्स लेना जरूरी था, नहीं तो डिसीजन मेकिंग सही नहीं बैठती। नहीं तो इस क्वेश्चन में चाहे तो इग्नोर टैक्स भी लिखा जा सकता था। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? जो पैसा आप चाय वाले को देते हो, मान लो अभी मैंने निकाला यहाँ पे 20 लाख आया, तो 20 लाख का जो खर्चा है चाय का रिफ्रेशमेंट का, वो टैक्स बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर। और अब अगर मान लो 15 ही लाख लगेंगे तो इस पर भी मिलेगा टैक्स बेनिफिट। तो ये 20 लाख और 15 लाख खर्चे, लेकिन मैं एक खर्चे को इनफ्लो मानूंगा और एक खर्चे को आउटफ्लो मानूंगा। करूंगा तो ऐसे ही, जो लग रहे थे उसको इनफ्लो मान लूंगा और जो लगेंगे आउटफ्लो मान लूंगा। उससे इनफ्लो आउटफ्लो हटा दूंगा, एनपीवी निकाल लूंगा। मशीन की कॉस्ट बाद में ले ही लूंगा मैं, मशीन की कॉस्ट तो आउटफ्लो है ही। तो अपन क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14। अपन जैसे सेल लेते हैं ना, तो सेल की जगह ले लेते हैं पहले सेविंग इन रिफ्रेशमेंट कॉस्ट। कितनी सेविंग हो, निकाल लिया? वेरी गुड, निकालते हैं।
कितना निकला तेरा? 11,60,000। ठीक है, निकल जाएगा, वैसे कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। देखो 120 एम्प्लॉय तो पीते हैं 3 बार चाय, और 1 कप के लगते हैं कितने? 10 रुपये। फिर मैं 200 से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ब्रैकेट देख लेना है कार्तिक, सही लगा रहा हूँ ना? उसके बाद जो 40 एम्प्लॉय और है वो भी 3 बार क्या पीते हैं? कॉफ़ी पड़ती है 15 रुपए की, 3 बार ही पीते हैं ना वो भी। फिर बचे हुए 40 है, वो चाय पीते हैं लेकिन वो 1 ही बार पीते हैं, तो उनके लगते हैं 10 रुपये। ये और जो आएगा इंटू 200, 11 लाख। ठीक है मेरे बच्चों, टोटल सेविंग्स इसको दे देते हैं 11 लाख। आगे 2 नंबर तो चलो, अब लेस करेंगे मशीन खरीदने के बाद कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट वगैरह क्या क्या है इसमें कॉस्ट। ठीक है, चाय दूध सब चीज़ें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्या क्या है। ठीक है तो अब इसमें पैकेट ही पैकेट आएंगे पहले तो पहले आएंगे पैकेट ऑफ कॉफ़ी। मेंटेनेंस के भी लगे थे ना इसमें मशीन के, और इलेक्ट्रिसिटी भी थी। चलो दोनों सिंपल है, पहले वो ले लेते हैं। एक तो मेंटेनेंस वो लगेंगे कितने? सारी कॉस्ट एक साथ ले लूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कितनी लग रही थी? 500 यूनिट पर मंथ, और 1 यूनिट के 12 रुपये, 72,000। ठीक है, अब कोई ये सोचे सर 11 लाख की सेविंग हो रही है, 10 लाख की तो अभी मशीन ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचते ना, क्योंकि मशीन तो लेते ही नहीं है। मशीन का तो क्या लेते हैं? डेप्रीसिएशन, और वो भी माइनस करके बाद में प्लस करेंगे। और 10 लाख जो लगेगा वो तो फिर बाद में आउटफ्लो मान के कंसीडर करेंगे। अभी तो ये 11,60,000 इनफ्लो है, इनफ्लो भी नहीं है, सेल है सेल, और ये सारे खर्चे हैं। ऐसे ही चले अपन, सेल में से खर्चे माइनस करूँगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को 5 साल तक बचाऊँगा ये पैसा मैं। ये तो 1 साल का है, 5 साल चलेगी मशीन, तो 5 साल में जो बचाऊँगा, अगर वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा बचा पाया, क्योंकि लगेंगे 10, तो मैं मशीन लूँगा, नहीं तो इतने खर्चे देखने के बाद मुझे लग नहीं रहा इनके कुछ बचेगा। डिसीजन यही आएगा कि इनको 10 रुपये विनोद जी को ही देने चाहिए। आगे इलेक्ट्रिसिटी के बाद किसके पैकेट आएंगे? कितने? 10,800 आगे दे रहे। चलो करते हैं, देख लो कैसे आएगा। कॉफ़ी के तुम्हारे पैकेट लगेंगे, ये रहे 40 × 3 ये पैकेट, और इंटू 200 दिन में 24,000। और बोला था कि इनका कंजम्पशन 20% बढ़ जाएगा, वो लिया तूने पिक्चर? तो इसको कर देता हूँ मैं 20%, मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। कितना आया? 28,000। और एक पैकेट, इतना कंजम्पशन चाहिए, इतना क्वांटिटी, और एक पैकेट में कितना बनता है? 200 कप बनते हैं, मतलब इतने कप बनेंगे, इतने कप। ये कप ही थे, ये 40 × 3 क्या था? कप था, इंटू 200 करा, अभी भी कप था। फिर 20% और जुड़ा, ये भी कप हुआ, ये भी कप आया, और अब ये कप पैकेट में बदलेंगे। तो एक पैकेट में 200 कप बनते हैं, तो डिवाइड बाय 200, तो कितने पैकेट लगे? 144 पैकेट लगे। कितने पैकेट? और एक पैकेट कितने का है? 90 रुपए का। 12,960। तेरा कितना आया था अभी आंसर? 10,800 में 20% प्लस कर दो, 12,960। ठीक है, तो वहाँ से भी सीधे भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, एक बार चेक कर लो, इसमें चेक करते चलो भाई, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है।
मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कॉफ़ी हो गई। अब टी, टी तुम करो जल्दी से। 33,600 टी करो। टी 2 बार आएगी, वो कुछ गरीब लोग भी है वो 1 बार पीते हैं। पैक ये पैकेट्स कितने आए? ये कितना है? 33,600 और इसके भी 200। अरे पैकेट बता दो ना बेटा, ये बताओ तुम तो कप कितने बनेंगे? 96,000 बनेंगे और डिवाइड बाय 200। 480 पैकेट इसके लगेंगे और ये एक 70 का ही 33। इसका ये आ रहा है, तुम सबका ये आ रहा था ना? हाँ तो इसका ये आ रहा होगा, ये अपन से बड़ा वाला थोड़ी है। हाँ ठीक है, तो ये कॉफ़ी के पैकेट हो गए और ये टी के पैकेट हो गए। ठीक है, अब दूध और शक्कर। हे राम, हे प्रभु, हे जगन्नाथन। 62,400 पलाश ने तो शक्कर भी निकाल लिया। तू रोज चाय बनाता है घर पे? हाँ, तू जल्दी जल्दी चाय की कोश निकाल रहा है तू। चलो हाँ भाई, शक्कर निकालो, दूध भी। क्या नहीं लगेगी? कॉफी में शक्कर नहीं लगेगी? हाँ तो बोला है क्या उसने कुछ ऐसा? ये देखिए इतने तेजस्वी लोग हैं। तो नीचे सजेशन में डाल के आना, अजम्पशन में पॉज कर ले भाई। ये सर्विस भी नहीं है तो है तो गुड्स जी। चलो हाँ भाई, शुगर और मिल्क 62,000 और इसमें 6 लाख। एक बार जिसका नहीं आया एक बार समझ लेना। पहले तो है ना, देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे तुम लोगों से पूछा था कि ये कैलकुलेशन अलग करना, क्योंकि वही यहाँ पे भी काम आएगी ना। फिर अगर मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके तो फिर मेरी 2 कैलकुलेशन होगी। प्लीज़ इधर देखो प्राची, जैसे यहाँ पे 120 लोगों के लिए चाय बनी 2 दिन तक, यहाँ 40 लोगों के लिए चाय बनी और यहाँ 40 लोगों के लिए कॉफ़ी बनी। तो यहाँ पे मेरे 28,800, यहाँ पे मेरे 96,000 दोनों के मिलाकर। तो ये इतना कंजम्पशन हुआ है मेरा। तो ये कंजम्पशन को पहले तो प्लस कर लो, क्योंकि शुगर और मिल्क दोनों में डली है। तो ये वाला अमाउंट 96,000 और यहाँ आया था मेरा 28,800। इनको प्लस करके बताओ। 124,800 ये मेरा क्वांटिटी है। अब शुगर के लिए क्या बोला है, कितनी ml लगती है एक कप में? 10 ग्राम लगती है, सॉरी। ठीक है, दूध लगता है 100। ठीक है, अब ये 10 ग्राम लगेगी। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसको 10 से। अरे सॉरी, इंटू 10। और अब आप जब शक्कर खरीदने जाओगे तो ग्राम से तो पैसे लेगा नहीं, हो तो किलो से लेगा। ठीक है, तो शक्कर की जो कॉस्ट होगी वो किलो में दे रखी होगी। कितनी दे रखी है वो? ठीक है, 50 रुपये पर केजी। ऐसा ही होता है बेटा। तो ये इंटू 10 करा मैंने, इतने तो कप बने थे। अब ये कप में क्या डल चुकी थी? कॉफ़ी और चाय डल चुकी थी, है ना। ये क्वांटिटी है कॉफ़ी और चाय की। अब इनमें 10 ग्राम क्या डलेगी? शक्कर। तो इंटू 10 करा। अब ये सब पूरा टोटल ग्राम में आ गया। ठीक है, जो वहाँ पैसा लग रहा है वो किलो में लग रहा है। तो डिवाइड कर दो इसको कितने से? 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, अब ये किलो में आ गया। इंटू करो, अब कितने रुपए किलो है? 50 रुपये किलो।
अब यहाँ पे ये सेम कैलकुलेशन बैठेगी मिल्क में, 1/24/800, बस यहाँ 10 की जगह कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बाकी सब कुछ, और ये भी 50 रुपये का ही है, तो उधर 1 0 और बढ़ गई, 6,24,000। तो ये शुगर हो गया और ये मिल्क हो गया। अब डिस्पोजल, यार तो गजब कर रहा है। चाय 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 का तो गजब एक्सपीरियंस हो रहा है तेरे को। सबसे ज़्यादा मज़ा यही क्वेश्चन करने में आया तेरे को। हाँ, अब देखो कितने, पेपर कप कितने का है, 20 पैसे का एक कप है, कितने का है, 20 पैसे का। अब इसके कितने क्वांटिटी होंगे, ठीक है, ये तो नंबर से चलेंगे, कप तो कैसे चलेंगे, नंबर से। जैसे यहाँ पे आपके जितने भी कप बनते थे, कितने कितने कप बनते, सब प्लस कर लो, कितने कप बनते थे, 1,24,800। कुछ वेस्टेज भी बोला था, तो मैं एक काम करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट को 10% से बढ़ा दूंगा, तो एक मेरा डिस्पोजल बढ़ता है कितने का, 0.2 का, ये, और ये 10% से बढ़ेगा तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, 1.1 से 456। चेक कर लो एक बार, यही है क्या। अब मेरे पास जगह नहीं है, टोटल कॉस्ट इधर ले रहा हूँ मैं, टोटल कॉस्ट, और इसको बी दे देंगे। टोटल रेवेन्यू तो हमारा 11,60,000, इन सबको टोटल करोगे कितना आएगा, रुक जाओ, ये कितना आएगा, 9,07,000। और अब ले लेता हूँ मैं क्या, डेप्रीसिएशन। मशीन कितने की है, 10 लाख की, कितने की है, 10 लाख, और लाइफ है इसकी 5 साल, और सेल्वेज है नहीं है। अब मैं ले लेता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, A माइनस B माइनस C, 52,000, और इसमें टैक्स लेस करेंगे कितना टैक्स, और डेप वापस से ऐड करेंगे, तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा, एनुअल कैश इनफ्लो। टैक्स कितना आया था, 25, और 2 लाख वापस से ऐड कर दो, तो 52 में से 239, 438। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी 5 साल का फैक्टर कितना है, 5। अबे बाउली, 5 साल का फैक्टर 5 से ज़्यादा आ गया। तेजस्वी लोग है, 5 साल के उसने अलग अलग दे रखे, ऐड करना पड़ेगा आपको। 3.6048 भी है। टोटल कैश इनफ्लो 126, लेस कर दो कैश आउटफ्लो, कितना है, 136। तो एनपीवी क्या आ रही है, तो हमें मशीन खरीदनी चाहिए, हमें विनोद जी को ही पैसे देने, इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत से चाय बनाई हमने, और वो भी सही नहीं बनी, ठीक है। चलो धन्यवाद, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ इन ऑल एस्पेक्ट। बंद कर दो भाई।